ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर चुका हूं कि आज का जो सेशन है वो इस मौसम के हिसाब से रखा है मैंने। आप सबको पता है जुलाई का महीना कल से शुरू होने वाला है और ये जो मौसम है भारत के बहुत सारे हिस्से में मानसून शुरू हो गया और बहुत सारे हिस्सों में दस्तक देने वाला है। ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है, गर्मी भी होती है और पसीना आने लगता है। पसीने से परेशानी मुझे लगता है आप सबको होती होगी। कोई ऐसा है जिसको पसीने से कोई परेशानी नहीं होती? तो आज के सेशन में बेसिकली हम जानेंगे कि पसीना कई तरह से, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल कम पसीना आता है। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद कुछ लोगों को पसीने से बहुत परेशानी होती है, कुछ लोगों को पसीने में बहुत बदबू आती है। तो पसीने में बदबू क्यों आती है, इसके अलावा कुछ लोगों को पसीने की वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। वो सब क्यों होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिससे हम बच सके, और क्या तरीके हम जनरली अपनाते हैं जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये सारी चीजें जानेंगे आज और मैं आप लोगों के तरीके से ही बताऊंगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि पसीना क्यों आता है। पसीना हमारे शरीर से गंदगी को निकालने का एक नेचुरल तरीका है। वाटर हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और वेस्ट मटेरियल को निकालने का पसीना भी एक तरीका है जिसमें हमारे बॉडी का फैट और प्रोटीन भी निकलता है। टेम्परेचर डिफरेंस या ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो सेल्स होती है, जो स्किन की 4 लेयर या उसके नीचे जो फैट और प्रोटीन का, मसल्स का लेयर होता है, उसमें जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ती है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। और जितनी ज्यादा आप जैसे वर्कआउट करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है, सेल्स भोजन बनाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो उन सब समय में पसीना, या टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो पसीना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पसीना ज्यादा, लोगों को एक्सेसिव पसीना आता है, बहुत परेशान होते हैं वो। उसके कई सारे फैक्टर होते हैं। अगर फैट ज्यादा है बॉडी में तो पसीना ज्यादा आएगा। अगर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है तो भी पसीना ज्यादा आएगा। अगर आपका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो भी पसीना ज्यादा आएगा। अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो भी पसीना ज्यादा आएगा। या अगर आपके स्वेट ग्लैंड्स जो है काफी ओवर एक्टिव है तो भी पसीना ज्यादा है। ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों को पसीना बिल्कुल कम आता है, ना के बराबर। तो क्या ये अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। तो जब पसीना आता है तो लोगों को लगता है कि पसीना आने से बैक्टीरिया पैदा होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किन में होती है। तो ये थोड़े बहुत हद तक सही है, क्योंकि पसीना के आने से कुछ बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वो पैदा तो होते हैं, बट हमारा स्किन, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का, हमारी बॉडी के डिफेंस का पहला बैरियर है। सारी चीजें तो स्किन ही झेलता है, सारी धूल मिट्टी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, सारी चीजें आकर के हमारे स्किन से ही चिपकती है। तो स्किन को डिफेंस के लिए गुड बैक्टीरिया दिया गया है। स्किन के ऊपर हमारे हमेशा ही बैक्टीरिया रहता है, एक माइक्रोबियोम क्रिएट करता है वो, जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए हमेशा कार्यरत है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, तो जब हमें पसीना आता है, अब जैसा कि मैंने बताया, पसीने में फैट और प्रोटीन के हिस्सा भी होता है। तो ये बैक्टीरिया का भोजन बन जाता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ के खाने की कोशिश करता है, और वो जो केमिकल प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप पसीने में जो बदबू होती है वो होती है। जो ग्रोइन एरिया है, प्राइवेट एरिया, अंडर आर्म्स है, जहां पे बाल होते हैं, वहां पे खास तरह के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे बहुत ज्यादा गाढ़ा पसीना निकलता है। आपने महसूस किया होगा, वहां से बहुत ज्यादा गाढ़ा पसीना निकलता है और उसमें फैट और प्रोटीन की मात्रा और भी ज्यादा होती है, तो वहां पे बदबू और भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो नॉर्मली लोग बचने के लिए क्या करते हैं पसीने की बदबू से? और अगर पसीना सही ढंग से क्लीन नहीं किया जाए तो बहुत देर तक रहने के बाद उसमें खराब बैक्टीरिया भी हो जाता है जो मरता है। अगर आपका गुड बैक्टीरिया पावरफुल है नहीं, लेकिन वो तो खाने में बिजी हो जाता है। अगर वो पावरफुल है तो उसको मारता भी है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, फिर जो फंगल का प्रोडक्शन, फंगस का प्रोडक्शन होने लगता है, तो फंगल इन्फेक्शन ये सब भी होने लगते हैं, रैसेस आने लगते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी होता है। बॉडी के जो सॉल्ट होते हैं, सोडियम निकलता है पसीने में, तो उसकी वजह से वो, जब अगर पसीना ज्यादा देर तक रहता है तो वो एक थिक लेयर बनाने लगता है जिससे स्किन में रैसेस होने के भी चांसेस रहते हैं।
तो ये सारी चीजों से बचने के लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं? कुछ उपाय करते हैं, बार बार नहाते हैं। कुछ लोग ऐसा एंटीपर्स्पिरेंट लगा लेते हैं, डिओड्रेंट, कुछ ऐसे एंटीपर्स्पिरेंट वाले आते हैं जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को इनएक्टिव कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि पसीना आता ही नहीं। अंडर आर्म्स में स्प्रे कर लो या ऐसी जगहों पे तो पसीना आएगा ही। तो क्या ये सेफ है? क्या बार बार नहाना सेफ है? वैसे भी इतनी बार पसीना कितनी जल्दी आ सकता है, कितनी जल्दी बदबू पैदा हो सकता है, कितनी जल्दी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, उतनी जल्दी जल्दी तो नहाना भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो क्या बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार देना सेफ है? तो ये सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। और मैंने कहा कि आप जैसे चीजों को समझते हो, या नॉर्मली आपके क्लाइंट्स या दुनियादारी में जो लोग जिस तरह से चीजों को समझते हैं, मैं उसी तरह से समझने की कोशिश करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? और आप उसको देखेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन टाइप किया है यहाँ पे, गूगल है ये, गूगल सर्च। स्क्रीन दिख रहा है सारा? मैम अनम्यूट करके बताइए, स्क्रीन विजिबल है? जी सर, एकदम विजिबल। अभी मैंने गूगल पे से, क्योंकि जब नॉर्मली लोगों के पास होता है बहुत सारे एआई एप्स, या ज्यादातर लोग गूगल या जेमिनाई से पूछते हैं, तो मैं भी उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने गूगल से एक सवाल पूछा कि पसीने से स्किन में क्या क्या समस्या हो सकती है और पसीने से बदबू क्यों आती है। तो ये लिख के दे रहा है मुझे कि पसीने में कोई बदबू नहीं होती है। वाकई में पसीने में कोई बदबू नहीं होती है। पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया और पसीने में मौजूद प्रोटीन फैट के मिलने से महकने लगता है। त्वचा पर अधिक नमी रहने से फंगल इन्फेक्शन और घमौड़ियां, हीट रैश जैसी समस्याएं हो सकती है। अब सवाल मैंने ये भी पूछा था कि पसीने से बदबू क्यों आती है। तो जैसा कि मैंने बताया, बैक्टीरिया की क्रिया, पसीना मुख्य रूप से पानी और नमक से बनता है। जैसा कि मैं कई अपने सेशन में पहले भी बता चुका हूं कि पसीना केवल नमकीन पानी है, इसमें और कुछ नहीं होता। जब यह त्वचा के प्राकृतिक बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया इस पसीने में मौजूद फैट और प्रोटीन को तोड़ते हैं, जिससे दुर्गंध पैदा होती है। ग्रंथियां, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, शरीर के जिन हिस्सों जैसे बगल और जांघों में एप्रोकाइन ग्लैंड्स होते हैं, वहां का पसीना गाढ़ा होता है। बैक्टीरिया इसे तेजी से बदबूदार बनाता है क्योंकि उसमें फैट और प्रोटीन ज्यादा होता है। खान पान और स्वास्थ्य भी, जो मसालेदार भोजन है, लहसुन, प्याज या कुछ दवाएं भी पसीने की महक को बदल सकती है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इस तरह की चीजें, और जो कैफीन होता है, कॉफी चाय ज्यादा पीते हैं, तो उनके पसीने में ज्यादा बदबू आ सकती है। अब पसीने से त्वचा में क्या क्या समस्याएं होती हैं? अधिक पसीना आने या पसीने के देर तक त्वचा पे पड़े रहने से त्वचा को नुकसान पहुंचता है। इससे घमौड़ियां हो सकती है, पसीना रोम छिद्रों में फंस जाता है, जिससे लाल दाने और खुजली होती है। फंगल इन्फेक्शन, लगातार नमी वाले स्थानों, जिन जैसे पैरों की उंगलियों के बीच में, बगल में, या जहां पे भी पसीना जो पानी है वो अटकेगा, वहां पे फंगस पनपने लगता है। और एक्जिमा, पसीने में मौजूद जो नमक होता है ना, जो सॉल्ट होता है, वो त्वचा को रूखा और संवेदनशील बना सकता है। तो जिससे क्या होता है कि खुजली वाली परतें बन सकती है, जिनको हम एक्जिमा कहते हैं। यदि आपको लगातार अत्यधिक पसीना आता है तो ये हाइपरहाइड्रोसिस नामक स्थिति हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि पसीना अगर आता है तो क्या बार बार, क्या कितना टाइम लगता है बैक्टीरिया को बढ़ने और बदबू या इन्फेक्शन पैदा करने में। मैंने ये सवाल पूछा गूगल से कि कितना टाइम लगता है पसीने को, बैक्टीरिया को बदबू और बढ़ने में, बदबू या इन्फेक्शन पैदा करने में। पसीने में खुद में कोई बदबू नहीं होती। बदबू तब आती है जब त्वचा पे मौजूद बैक्टीरिया पसीने में मौजूद प्रोटीन और फैट को तोड़ते हैं। आमतौर पर पसीना आने के 4 से 8 घंटे के भीतर बैक्टीरिया इसे तोड़ने लगते हैं और 12 से 24 घंटे में ये बदबू का रूप ले लेता है। बैक्टीरिया के बढ़ने और बदबू का संक्रमण 4 से 6 घंटे में बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है। अगर पसीना त्वचा पर ज्यादा देर रह जाए तो बदबू बहुत तेज हो जाती है। ठीक है,
तो अब क्या आप 4 से 6 घंटे में नहा सकते हो हर बार? पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा उपाय ध्यान में आता है कि हम एंटीपर्स्पिरेंट लगा लेते हैं या एंटीबैक्टीरियल सोप लगा लेते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्या स्किन की बैक्टीरिया को खत्म कर देना सही रहेगा? हेलो, हम पूछ रहे हैं कि क्या स्किन के बैक्टीरिया को अगर हम खत्म ही कर दें एंटीबैक्टीरियल, एंटीपर्स्पिरेंट या डीओ यूज करके, कई लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उनकी त्वचा संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हालांकि वास्तविकता में उन सभी बैक्टीरिया को हटाना और त्वचा के माइक्रोबियोम को संतुलन को इस तरह से बिगाड़ना आपकी रंगत पे हानिकारक प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो त्वचा को बैक्टीरिया को खत्म करना उपाय नहीं है। क्या बार बार सोप से नहाना या डिओडोरेंट का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा? मैंने गूगल से पूछा कि क्या बार बार एंटीबैक्टीरियल सोप से नहाना या डिओड्रेंट का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा। जनरली हम लोगों को जो ख्याल आता है मन में, मैं वो क्वेरीज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि आप क्या क्या गलतियां कर लेते हैं। रोजाना एंटीबैक्टीरियल साबुन से नहाना या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना आमतौर पर फायदेमंद नहीं होता, बल्कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल साबुन के क्या नुकसान है? अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाना। त्वचा पर प्राकृतिक रूप से कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो त्वचा की रक्षा करते हैं। एंटीबैक्टीरियल साबुन इन्हें भी मार देते हैं। रूखापन और एलर्जी, इसके लगातार इस्तेमाल से त्वचा रूखी हो सकती है, लालिमा आ सकती है या एक्जिमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। बैक्टीरिया प्रतिरोधी रेसिस्टेंट होना, कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इनके ज्यादा इस्तेमाल से बैक्टीरिया इन साबुनों के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं। अब डिओड्रेंट के नुकसान, एलर्जी और जलन। डिओड्रेंट में मौजूद अल्कोहल और खुशबू से संवेदनशील त्वचा पे जलन या रैशेस हो सकते हैं। रोम छिद्रों का बंद होना। एंटीपर्स्पिरेंट, पसीना रोकने वाले जो डिओड्रेंट होते हैं उसमें एल्यूमिनियम होता है जो पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो साधारण और माइल्ड साबुन का इस्तेमाल। तो ये तो हो गया, ये चीजें मैंने आपको क्यों दिखाई? ये चीजें दिखाने का मेरा पर्पस था कि नॉर्मली लोग क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। पसीना ज्यादा आ रहा है, बार बार नहा लो, बार बार डीओ स्प्रे कर लो, एंटीबैक्टीरियल डिटॉल साबुन, तो ये वो तामझाम तरह तरह के साबुन इस्तेमाल कर लो। लेकिन ऐसा करके आप बेसिकली अपने त्वचा को नुकसान ही पहुंचा रहे हो, फायदा कुछ नहीं कर रहे। तो उपाय क्या है? तो मैंने एक और चीज गूगल से पूछता हूं उसके बाद, क्या ग्रेड 1 TFM गोट मिल्क, आलमंड एंड ग्लिसरीन सोप इस्तेमाल करना सही रहेगा? मैंने ये पूछा गूगल से कि क्या ग्रेड 1 TFM गोट मिल्क, आलमंड एंड ग्लिसरीन सोप इस्तेमाल करना सही रहेगा। इसका जवाब देखिए, हाँ, ग्रेड 1 TFM वाला बकरी के दूध, बादाम और ग्लिसरीन युक्त साबुन इस्तेमाल करना त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद और सही रहेगा। साबुन में TFM, टोटल फैटी मैटर, उसकी गुणवत्ता को तय करता है। ग्रेड 1 साबुन में TFM की मात्रा 76% या उससे अधिक होती है, जो इसे त्वचा के लिए सबसे उत्तम और सुरक्षित श्रेणी में रखता है। इस साबुन से मिलने वाले मुख्य फायदे निम्नलिखित है। गहरी नमी, डीप मॉइस्चराइजेशन। ग्लिसरीन एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो त्वचा में नमी बनाए रखता है, उसे रूखा होने से बचाता है। प्राकृतिक पोषण, बकरी का दूध त्वचा के प्राकृतिक पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और विटामिन से भरपूर होता है। कोमल एक्सोफिलिएशन, जो जेंटल एक्सोफिलिएशन करता है, जो बकरी के दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो बिना किसी कठोर केमिकल के मृत कोशिकाओं को साफ करता है। त्वचा का बचाव, बादाम का तेल त्वचा को विटामिन ई देता है जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है। ठीक है, अब मैं इससे और भी कुछ पूछ लेता हूं कि क्या इससे पसीने की बदबू और इन्फेक्शन में फायदा होगा।
साबुन पसीने की सामान्य दुर्गंध को दूर करने और त्वचा को साफ रखने में जरूर मदद करेगा, लेकिन अगर आपको कोई गंभीर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये इसका पूरा इलाज नहीं करता। बिल्कुल सही बात है कि ये जहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या गंभीर बदबू, बहुत ज्यादा बदबू होती है, उन एरियाज में ये फायदा नहीं करेगा इन्फेक्शन में। तो उसके लिए क्या है? और ये नॉर्मली जो हमारा इन्फेक्शन वाला जो, ये तो आप समझ गए कि मैं किस साबुन की बात कर रहा हूँ। जो हमारा गोट मिल्क, आलमंड और ग्लिसरीन का बना हुआ सोप है, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा आप लोगों को। लेकिन जैसा कि इसने बताया कि जो बहुत ज्यादा बदबू वाले एरिया है या गंभीर इन्फेक्शन कहीं पे हो जाए तो वहां पे ये फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे मेनली हमारा ग्रोइन एरिया होता है या प्राइवेट पार्ट होता है, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? तो मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं गूगल से। मैंने गूगल से सवाल पूछा है, क्या पंचवल्कला फॉर्मुलेशन से बना आयुर्वेदिक इंटीमेट वॉश फायदेमंद होगा? देखते हैं गूगल क्या जवाब देता है। पंचवल्कला फॉर्मुलेशन से बना आयुर्वेदिक इंटीमेट वॉश, जो हमारा फेमेफ्रेश है, इंटीमेट वॉश महिला और पुरुषों के दोनों के गुप्त अंगों, इंटीमेट एरिया की स्वच्छता और इन्फेक्शन से बचाव के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में पंचवल्कल को 5 औषधीय पेड़ों की छाल, बरगद, पीपल, गूलर, पारस पीपल और पाकर को मिलकर तैयार किया जाता है। वैज्ञानिक और पारंपरिक शोधों के अनुसार इसमें बेहतरीन एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को कम करने वाली और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। यह इंटीमेट वॉश निम्नलिखित समस्याओं में बहुत कारगर साबित होता है: इन्फेक्शन से बचाने में, खुजली और जलन से राहत देने में, सफेद पानी और बदबू को नियंत्रित करने में, पीएच बैलेंस बनाए रखने में। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें भी मैं जब वो प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अब मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं। अभी आपको समझ में आ गया कि मैं ट्रेनिंग में आप लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये जो फेमेफ्रेश इंटीमेट वॉश है, नाम भी उसका फेमेफ्रेश रख दिया है और उसके ऊपर फीमेल का फोटो भी बना दिया है, तो कि ये क्या ये केवल फीमेल के लिए है? तो नहीं, वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भाई मार्केटिंग कंपनी है कोई, कुछ भी बना करके बेच देना है, ऐसा नहीं है। अब मैं इससे एक और चीज पूछता हूं, एक और सवाल। गट हेल्थ का पसीने के बदबू में क्या रोल? गट हेल्थ, आंतों के स्वाद, गट हेल्थ का पसीने के बदबू से सीधा और बहुत गहरा संबंध। अभी नहीं कह रहा है ये कि हाँ थोड़ा बहुत रोल है, सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली रिलेटेड है आपका गट हेल्थ, आंत, कॉन्स्टिपेशन या किसी भी तरह का जो गट हेल्थ है, जो लीकी गट की प्रॉब्लम होती है या दूसरे तरह की जो गट हेल्थ का इश्यूज होते हैं, उसका डायरेक्ट और बहुत ही गहरा रिलेशन। क्या कहता है फिर से समझ, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपका पाचन तंत्र और आंतें ठीक से काम नहीं करती तो शरीर के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ पसीने के रास्ते बाहर निकलते हैं, जिससे पसीने में तेज और अप्रिय बदबू आने लगती है। इसके जो कारण है, टॉक्सिन्स का जमा होना, लीक ऑफ टॉक्सिन्स। जब आपकी आंतें कमजोर होती है या आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो खाया हुआ खाना पेट में सड़ने लगता है। इससे निकलने वाला टॉक्सिन खून में मिल जाते हैं। लिवर और किडनी के बाद त्वचा हमारा सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन का ऑर्गन है, स्किन। इसलिए जब इन टॉक्सिन्स को पसीने के जरिए बाहर निकालता है तो पसीने से तेज बदबू आने लगती है। लीकी गट और टीएमएयू की प्रॉब्लम जिनको होती है, वो खराब बैक्टीरिया का बढ़ना, आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने पर भोजन पूरी तरह से नहीं पचता। कुछ मामलों में जब आंतें जो कोलाइन और कार्निटाइन जैसे प्रोटीन को नहीं तोड़ पाती है तो एक खास केमिकल ट्राइमेथिलाइन टीएमए बनता है। यह केमिकल पसीने, सांस और यूरिन में मिलकर सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू पैदा करता है। तो अगर आपके पसीने से बहुत तेज बदबू आती है तो आप समझ लीजिए कि आप किस प्रॉब्लम के शिकार हैं। एसिडिटी और पेट की गर्मी, खराब पाचन के कारण शरीर का आंतरिक तापमान और एसिडिटी बढ़ जाती है। इसे संतुलित करने के लिए जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे हेयरी एरियाज में जैसे अंडर आर्म्स या प्राइवेट पार्ट्स में होती हैं,
वो ज्यादा गाढ़ा पसीना निकालती है। इस गाढ़े पसीने पर त्वचा के बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और बदबू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब पेट को ठीक करने के लिए एक तो पानी पीना है, प्रोबायोटिक लेना है। तो मैं इससे पूछ रहा हूं एक और सवाल, क्या एफओएस लेना इस प्रॉब्लम को ठीक करेगा? हाँ, एफओएस, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, जो हमारा एफओएस पाउडर है, सप्लीमेंट लेने से पसीने की बदबू को अंदरूनी तौर पर ठीक करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। एफओएस एक बेहतरीन प्रीबायोटिक फाइबर है जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया जैसे जो भी बिफिडोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस होते हैं के लिए भोजन का काम करता है। जब आपकी आंतों का स्वास्थ्य सुधरता है तो शरीर में बनने वाले बदबूदार टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं। एफओएस किस तरह से इस समस्या को ठीक करता है? ये टॉक्सिन्स को कम करता है, हानिकारक गैसों और रसायनों पर रोक लगाता है, कॉन्स्टिपेशन में सही रिलीफ देता है। लेकिन एफओएस को इस्तेमाल करने की दो शर्तें। पहला, एफओएस एक तरह का फाइबर है, तो जो भी एफओएस इस्तेमाल करते हैं उनका वाटर इनटेक बहुत प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन एफओएस आईबीएस की जिनको प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, गैस, जो एसिडिटी, बहुत ज्यादा उबकाई जैसी जो प्रॉब्लम आती है, उसमें एफओएस प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है कुछ लोगों में। तो ऐसे केस में उनको आप देंगे क्या? फाइबर मैक्स। उनको फाइबर मैक्स देंगे, उनको एफओएस नहीं देंगे। अब मैंने गूगल का जान ऐसे नहीं छोड़ना है, उससे और भी सवाल पूछूंगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा हूं गूगल से, ये जेमिनाई है। क्या बहुत ज्यादा बदबू और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होने पर ओपीसी सप्लीमेंट लेना फायदा करेगा? मैंने सीधा सीधा पूछ लिया कि भाई अगर बहुत ज्यादा बदबू और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो तो क्या ओपीसी सप्लीमेंट लेना फायदा करेगा? हाँ, बहुत ज्यादा बदबू और त्वचा इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन की समस्या होने पर ओपीसी जो आपका फुल फॉर्म आपको पता है, हमारा जो ओपीसी सप्लीमेंट है, ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसाइनाइडिन सप्लीमेंट लेना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ओपीसी एक बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुख्य रूप से अंगूर के बीजों के अर्क, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जो काला वाला अंगूर होता है उससे, और पाइन बर्ग से बना में पाया जाता है। यह विटामिन सी से 20 गुना और विटामिन ई से 50 गुना तक ज्यादा ताकतवर होता है। ये तो ओपीसी की ट्रेनिंग जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसमें इसके बारे में समझ सकते हैं। यह समस्या की जड़ यानी शरीर के अंदर सिस्टम, अंदरूनी सिस्टम और बैक्टीरिया दोनों पे एक साथ काम करेगा। ये दोनों ही समस्या पे एक साथ काम करेगा। यह सप्लीमेंट आपकी इस समस्या को ठीक करने में निम्नलिखित तरीकों से मदद करेगा। अत्यधिक बदबू और इन्फेक्शन पर ओपीसी का वैज्ञानिक असर, बैक्टीरिया और फंगस का खात्मा, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये ओपीसी जो होता है, आपके बैक्टीरिया और जो हार्मफुल बैक्टीरिया और जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है या प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको खत्म करने में आपको मदद करेगा और उसके ग्रोथ को भी रोकेगा, अंदरूनी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ये ब्लड प्यूरिफायर भी होता है। तो कई बार पेट की खराबी और खून में टॉक्सिन बढ़ने से पसीने और इंटीमेट एरिया से बहुत तेज बदबू आने लगती है। ओपीसी लिवर को डिटॉक्स करता है और खून को साफ करता है, जिससे पसीने के रास्ते से निकलने वाली दुर्गंध अपने आप कम हो जाती है। त्वचा की दीवार को मजबूत करता है, ये स्किन बैरियर को रिपेयर करता है। ओपीसी त्वचा के कोलेजन को मजबूत बनाता है, इसीलिए हम इसको स्किन ब्यूटीफायर भी बोलते हैं। ये स्किन की क्वालिटी को भी अच्छा बनाता है। इससे त्वचा की ऊपरी परत मजबूत होती है, जिससे बार बार होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण, रैशेज और दाद खाज से त्वचा का बचाव होता है। सूजन और खुजली में राहत, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें। इससे इन्फेक्शन से होने वाली तेज खुजली, त्वचा का लाल पड़ना और सूजन को तेजी से कम करता है। ये तो हो गया। अब मैं अब जमीनाई से पूछ रहा हूँ, क्या प्राइवेट पार्ट में नीम ऑयल, जोजोबा ऑयल और कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन लगाने से इन्फेक्शन
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा होने पे कि इसमें नीम ऑयल है तो बैक्टीरिया को मार देगा, तो प्राइवेट पार्ट में नीम ऑयल, जो हमारा नीम ऑयल है वो लगा लेते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। फिर से मुझे टाइप करना। इन्फेक्शन में फायदा होगा नहीं, तो मिश्रण लगाने से इन्फेक्शन और बदबू में फायदा होने की बजाय समस्या और बढ़ सकती है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये गलती करने के लिए कि इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो प्राइवेट एरियाज में नहीं लगाना है नीम ऑयल, और खास तौर पे जब इन्फेक्शन है। ठीक है, बाकी स्किन पे इन्फेक्शन है, नॉर्मल स्किन में आप लगा सकते हैं, लेकिन बदबू से बचाने में बहुत सारे लोग, ये कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि अगर प्योर नीम ऑयल है उसको पानी के साथ डाइल्यूट करके लगाते हैं, आप तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जोजोबा ऑयल और कोकोनट ऑयल भी है। कोकोनट ऑयल में भी फैट्स होते हैं और वो फैट बैक्टीरिया और खाना शुरू कर देगा, तो बदबू ये बढ़ा देगा। अगर प्योर नीम ऑयल है तो उसमें उसको वाटर के साथ आप, उसका जो थिकनेस है, क्योंकि प्योर नीम ऑयल थोड़ा थिक होता है, उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करके आप लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो नीम ऑयल है उसमें पहले से ही कोकोनट ऑयल प्री मिक्स्ड है, तो बैक्टीरिया से होने वाली बदबू में वो फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा इन प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं और समझते हैं कि लोगों को क्या समस्याएं हो सकती है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने देखा केयर प्रिम नॉरिशिंग बाथ सोप, तो जो मैंने पूछा था उसमें ये सारी चीजें हैं कि नहीं, ये ट्रेनिंग में वैसे कर चुका हूँ कि इसका TFM बेदिंग बार का 40% से ऊपर होना चाहिए, तो इसका हमारे में जो है वो 76% है। ये स्किन के एजिंग से भी बचाएगा, इसके और भी, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ये पसीने की बदबू से, ये रिंकल्स में, एक्ने ब्रेकआउट्स में, सन डैमेज में, हर चीज में फायदा करेगा। मैं ये पूरी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्रेड 1 सोप है जिसका 76% TFM है, जैसा गूगल ने बताया था कि मिनिमम इतना चाहिए। इसमें विद द इन्फ्यूजन ऑफ गोट मिल्क एंड आलमंड ऑयल है, रिवील द लग्जरियस लेदर ऑफ नेचर बाथिंग ब्लिस। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इसके गोट मिल्क, आलमंड ऑयल और ग्लिसरीन है, जो तीनों गूगल ने बताए। गोट मिल्क क्या करता है, अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड है, हेल्प एक्सफोलिएट एंड क्लीन द स्किन। एसेंशियल कैप्टिलिक एसिड है जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें विटामिन ए और सी भी है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। तो ये सारी चीजें आप, इसका डिटेल ट्रेनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जेंटल क्लिंजर है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है और स्किन का पीएच मेंटेन करके रखता है। तो इसमें क्या क्या होगा, जो नेचुरली एक्सफोलिएट करेगा, एक्ने में रिड्यूस करेगा, हीलिंग वुंड्स एंड इन्फेक्शन, और आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ठीक है, और इसके जितने भी रिसर्च वगैरह हुए हैं उसका भी लिंक और फोटो दिया हुआ है, जिसको चाहिए ये मैं भेज दूंगा। हम बात करते हैं, और ये GMP सर्टिफाइड है, ISO 9000 सर्टिफाइड है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, किसी भी एनिमल पे इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है और कोई भी हार्श केमिकल इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका प्राइस। पहले इसका प्राइस 135 और MRP 169 था, अभी इसका प्राइस घट गया है, और ये घट करके जो इसका प्राइस है वो हो गया है 150 रुपीज MRP, और जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 120 रुपीज। और हम देखेंगे कि क्या ये बहुत महंगा साबुन है। 120 रुपए साबुन तो मार्केट में 40-50 रुपए का मिलता है, 60 रुपए का मिलता है, 70 रुपए का मिलता है अच्छे से अच्छा साबुन, तो ये तो फिर बहुत महंगा हुआ, 150 रुपए का साबुन। तो हम देखेंगे कि क्या वाकई में ये महंगा साबुन है। तो लोगों को जो कंफ्यूजन होता है वो जनरली, वो साबुन के दो टाइप है, टॉयलेट सोप और बेदिंग सोप, उसमें रहता है। जो टॉयलेट सोप होता है वो हार्श होता है, वो क्लीनिंग, वो सफाई ज्यादा अच्छी करता है। अगर सिर्फ साफ, आप मिट्टी में से नहा के कहीं से आए हो, पूरा ग्रीस लगा हुआ है, कुछ कलर लगा हुआ है, सफाई करना जब आपका पर्पस है तो उसके लिए टॉयलेट सोप है। उसका TFM कम होता है, 40% से भी नीचे रहता है, उसमें क्लिंजर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन वो स्किन की नेचुरल ऑयल को निकाल देते हैं, स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, ड्राई करते हैं। नहाने के लिए और आपकी स्किन के लिए जो सबसे अच्छा है वो TFM ग्रेड 1 सोप।
और वो भी ग्रेड 1 सब सोप जब ये फॉर्मुलेशन के साथ बना हो तो थोड़ा हम गूगल से ही सवाल पूछ लेते हैं। चलिए, मैंने इसको गूगल को दिखाने के लिए बोला है प्रीमियम गोट मिल्क एंड आलमंड सोप। इसमें हम देखेंगे बाय ऑनलाइन शॉपिंग सिंगल मॉइस्चराइजिंग ऑनलाइन। देखिए, कुछ ब्रांड्स का अगर हम खरीदना चाहें तो आलमंड गोट मिल्क बार सोप डेजर्ट कार्ट में ये 6,106 रुपए का है। ऑब्वियसली ये 6 साबुन है, 12 साबुन है तो लगभग 500 रुपए का एक साबुन। क्लासिक गोट मिल्क सोप 420 रुपए का, जमजम बार 655 रुपए का 2 साबुन। उसके बाद ये कोई ब्रांड है नाइका पे, वो 600 रुपए का है। ये 2 साबुन है नेट हैबिट का 994 रुपए का, और ये जो वेब ट्री का है वो 3,740 रुपए का। गोट मिल्क विथ आलमंड 100 ग्राम सोप 220 रुपए का। आलमंड एंड गोट मिल्क इन कोल्ड प्रेस्ड 399 का। एसेंस ऑफ लाइफ आलमंड एंड हनी सोप 115 का। ये आलमंड एंड हनी है, इसमें वो है, गोट मिल्क नहीं है। आलमंड गोट मिल्क सोप बार 838 रुपए का 2। आलमंड एंड गोट मिल्क कोल्ड प्रेस सिंगल सोप 399 का। अब देखते जाओ, कोई भी 220, 399, ये तो इसमें गोट मिल्क नहीं है। कोई भी गोट मिल्क वाला कोई भी सोप जो ग्रेड 1 हो, TFM ग्रेड 1 यानी बेदिंग सोप हो, कोई भी 200 रुपए से कम का दिखा? एक भी? लेकिन आपको ज्यादातर लोग बोलेंगे अरे आपके प्रोडक्ट्स तो महंगे हैं बहुत। बेसिकली वो किसी और प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हो। उनके लिए साबुन तो साबुन है। अब कार तो भैया कार है, वैगन आर भी 5 लोगों को बिठाती है, उसमें भी 4 पहिए, एक स्टीयरिंग और एसी भी होता है, म्यूजिक सिस्टम भी होता है, सारी चीजें होती है ना, और वो भी 5 सीटर है। अब BMW X1 भी 5 सीटर है, लेकिन वो 55 लाख की है, ये 6 लाख की है। तो जब चीजों को कंपेयर किया जाए तो सेम चीजों से, मैंने ये हमारा जो साबुन है वो ग्रेड 1 आलमंड और गोट मिल्क का सोप है, वो सर्च किया तो देखिए कोई ये सोप, इस सेम क्वालिटी का सोप आपको कभी इससे सस्ता मिलेगा, ठीक है। और यही चीजें बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे भी लागू होती है। अब हम प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जब हम स्पा केयर FMFS इंटीमेट वॉश की बात करेंगे तो ये जो इंटीमेट वॉश है, ये इंटीमेट एरिया को समझा, इसका भी ट्रेनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये इंटीमेट हाइजीन के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में तो मैं अभी pH बैलेंस्ड इंटीमेट वॉश मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड प्रमोटिंग ओवरऑल हेल्थ। तो जो इंटीमेट एरिया का जो pH होता है वो थोड़ा कम होता है, वो एरिया थोड़ा सा एसिडिक होता है, ताकि जो बैड बैक्टीरिया वहां पे पैदा हो तो उसको मार सके। अगर आप साबुन से लगाते हो तो साबुन का जो pH है वो हमारे नॉर्मल स्किन के हिसाब से होता है, 4 से ज्यादा, तो वो अल्कलाइन होता है, तो वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है इंटीमेट एरिया के। ये आप देख सकते हैं, टेक स्टेप टुवर्ड्स योर इंटीमेट हाइजीन, डोंट यूज सोप, वॉश विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, वॉश ओनली आउटसाइड योर प्राइवेट पार्ट, वॉश योर इंटीमेट एरिया एटलीस्ट वंस अ डे, चेंज। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसमें है क्या। पंचवल्कला ब्लेंड ऑफ 5 हर्ब्स, तो मैंने गूगल से, जेमिनाई से केवल पंचवल्कला का पूछा था, लेकिन इसमें पंचवल्कला तो है ही, पंचवल्कला के साथ साथ लैक्टिक एसिड, एलोवेरा और विटामिन ई भी है। पंचवल्कला के क्या फायदे हैं डिटेल में आप ट्रेनिंग में देख सकते हैं। ये शोधना, क्लीनिंग, रोपना, हीलिंग, मतलब अगर कोई वहां पे इन्फेक्शन की वजह से वुंड वगैरह होगा तो उसकी हीलिंग। चौथा, इन्फ्लेमेशन, सूजन अगर हो गई तो उसको कम करेगा, वरना अगर घाव हो गया तो उसको रिपेयर करेगा। ये 5 फायदे ये देता है, जिसमें वो जो पेड़ों के नाम बताए थे, इंडियन फिग ट्री, पीपल ट्री, पोटिया ट्री, जावा फिग और इंडियन बानियान ट्री, बरगद का पेड़, ये सब वट वृक्ष जिसको बोलते हैं। लेकिन साथ में जो इसमें कुछ चीजें और मिलाई गई है, उसका क्या फायदा है। लैक्टिक एसिड है, आपको पता है, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो होता है वो इसमें होता है लैक्टिक एसिड में। स्टडीज फाउंड दैट लैक्टोबैसिलस मेक्स द वेजाइना एसिडिक, प्रिवेंटिंग अ कंडीशन नोन एज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो ये उससे बचाने के लिए इसमें डाला गया है। उसके बाद गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है ताकि बार बार इन्फेक्शन ना हो। एलोवेरा का क्या है, नेचुरल सूदिंग एजेंट है, हीलिंग एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल भी है, और वेजाइनल ड्राइनेस से रोकता है, नमी बनाए रखता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन नहीं आने देता है। और विटामिन ई तो स्किन के लिए वरदान है, आपको पता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो इम्यून फंक्शन को
सपोर्ट करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। डिटेल में जानना चाहते हैं इसको तो आप देख सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो 350 रुपए है। तो आप समझिए कि ये 350 रुपए का पंचवल्कला फॉर्मुलेशन, और ये वैसे ही एफओएस पाउडर है जो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड की बात की थी हमने। तो इतना बताना था मुझे। आई होप मैं आप लोगों के जो मिथ्स हैं, पसीने में होने वाली बदबू, उससे कैसे बचना है, बार बार डिओ, कुछ लोग डिओ में नहाते हैं, पानी से नहीं नहाते, डिओ में नहाते, पानी से नहाने के बाद भी डिओ स्प्रे कर लेते हैं। भैया तुमने पानी से नहाया तो जो पसीना था, जो बैक्टीरिया था, वो तो वैसे ही निकल गया, धुल गया। उसके बाद तुमने डिओ स्प्रे कर लिया, क्या फायदा होगा? सिर्फ खुशबू आएगी। वो डिओ किसको मारेगा? बैक्टीरिया तो है ही नहीं, अभी तुम नहाए। डिओ इज फॉर इमरजेंसी। बदबू आ रही है, बैक्टीरिया बहुत देर हो गया, आप सुबह घर से निकले थे, शाम को कोई मीटिंग है या किसी से मिलना है, बदबू आ सकती है, आप उसको दबाना चाहते हो, तो डिओ इज फॉर इमरजेंसी। डिओ रेगुलर यूज के लिए नहीं है। बार बार नहाना वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बार बार नहाने से या एंटीबैक्टीरियल सोप, जो आजकल टीवी पे ऐड चलता रहता है ना, क्या वो बैक्टीरिया से बचेंगे? आजकल टीवी पे ऐड आता है ना, तरह तरह के साबुन है एंटीबैक्टीरियल सोप के नाम पे बेच। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया का दुश्मन है। अरे भैया, आपकी स्किन को बैक्टीरिया चाहिए। अपने डिफेंस, आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड को मार दोगे अगर एंटीबैक्टीरियल इस्तेमाल करोगे। तो ये चीज है। किसी का माइक, पवन जी कौन है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके। तो अब अगर आप लोगों में से किसी के कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। किसी को कोई स्पेसिफिक पूछना हो, पवन मीरा 17@gmail.com। मैं आपको 2 बार म्यूट कर चुका हूं, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो। ओके, अगर अनम्यूट हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? सबको सब अच्छे से समझ में आ गया? अरे वाह, इतना अच्छा समझाता हूँ क्या मैं? तो मैं कुछ सवाल पूछ लूंगा जो सेशन पढ़ाया है उसमें से, जवाब देने को तैयार है सब? अरे मोदी जी हो गए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप लोगों का कहना है ना पूछूंगा ना पूछने दूंगा है? ये तो सही नहीं है रे बाबा। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम वी आर स्पेयर विद द टाइम। ठीक है, और अगर डाउट नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। अरे इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग।